कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दोस्त की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हो और वो आपके हर सुझाव को हाँ लेकिन कहकर टाल दें? हम्म। या ऑफिस में किसी सहकर्मी से कोई गलती हो जाए और वो पलट कर कहे तुम्हारे टोकने की वजह से ही सब गड़बड़ हो गया? हाँ हाँ, होता है। ये सिर्फ बुरे दिन की बात नहीं है। ये हो सकते हैं वो मनोवैज्ञानिक खेल जो लोग अनजाने में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो आज हम इन्हीं छिपे हुए खेलों की दुनिया में एक तरह से उतरने वाले हैं, एरिक बर्न की जो बेहद दिलचस्प किताब है गेम्स पीपल प्ले, उसके जरिए। बिल्कुल। ये समझने के लिए कि हमारे रिश्तों में, चाहे वो दफ्तर में हो या घर पर, सतह के नीचे असल में चल क्या रहा होता है। बिल्कुल। और ये कोई मतलब मजेदार खेल नहीं है। यहाँ जो मूल विचार है वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। हाँ, अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस ये समझने का तरीका है कि हमारी बातचीत क्यों और कैसे पटरी से उतर जाती है। से उतर जाती है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि लोगों के बर्ताव में ये छिपे हुए पैटर्न आते कहाँ से हैं और ये हमारे रिश्तों पर क्या असर डालते हैं। ठीक है, तो चलिए बुनियाद से शुरू करते हैं। इस पूरी थ्योरी की नींव क्या है? आपने ट्रांसनेशनल एनालिसिस का जिक्र किया, तो आम भाषा में इसका क्या मतलब और ये काम कैसे करता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि हर इंसान के अंदर 3 अलग-अलग मोड या अवस्थाएं होते हैं और हम दिन भर इन्हीं के बीच बदलते रहते हैं। बर्न इन्हें ईगो स्टेट्स कहते हैं। ईगो स्टेट्स। जी। पहली है पेरेंट यानी माता-पिता की अवस्था। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें नियम कायदे सिखाती है, जो हमने अपने बड़ों से सीखे हैं। अच्छा। ये सही है, वो गलत है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये सब पेरेंट मोड से आता है। अच्छा, मतलब वो अंदर की एक जज वाली आवाज। कह सकते हैं। दूसरी है अडल्ट यानी वयस्क अवस्था। ये हमारे अंदर का तर्कसंगत शांत हिस्सा है। ये भावनाओं में बहे बिना तथ्यों के आधार पर सोचता है और फैसले लेता है। ओके। ये आज में जीता है। और तीसरी है चाइल्ड यानी बच्चे की अवस्था। ये हमारी भावनाओं का केंद्र है। खुशी, डर, गुस्सा, रचनात्मकता, जिज्ञासा, सब कुछ यहीं से आता है। तो ये 3 मोड हैं, एक जो नियम बताता है मतलब पेरेंट, एक जो सोचता है अडल्ट, और एक जो महसूस करता है चाइल्ड। लेकिन इससे बातचीत कैसे बिगड़ती है? यहीं से खेल शुरू होते हैं। देखिए, एक अच्छी और सीधी बातचीत तब होती है जब दोनों लोग अडल्ट मोड में रहकर बात कर रहे हों। जैसे, क्या हम इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर बात कर सकते हैं? और जवाब आता है, हाँ चलो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। सीधा। सही बात है। लेकिन सोचिए, अगर एक व्यक्ति पेरेंट मोड से डांटते हुए कहता है, तुम हमेशा देर करते हो, और दूसरा चाइल्ड मोड में आकर शिकायत करता है, आप हमेशा मुझ पर ही चिल्लाते हैं, बस यहीं बातचीत पटरी से उतर गई। अच्छा। अब ये समाधान के बारे में नहीं है, ये एक भावनात्मक टकराव बन गया है और यहीं से मनोवैज्ञानिक खेलों के लिए मैदान तैयार हो जाता है। 1 मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। कोई जानबूझकर ऐसा ड्रामा क्यों करेगा जिससे रिश्ते खराब हों? मेरा मतलब है, इसमें किसी का क्या फायदा हो सकता है? ये तो बहुत उल्टा लग रहा है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चेतन या जानबूझकर नहीं होता। ये अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस स्तर पर होता है। हर खेल के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से? हाँ, पहला एक छिपा हुआ मकसद। सतह पर बातचीत कुछ और लग रही होती है, लेकिन असली इरादा कुछ और होता है। दूसरा, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ये खेल लगभग हमेशा एक ही तरीके से खेले जाते हैं और इनका अंत भी तय होता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है एक भावनात्मक इनाम या पे ऑफ। इनाम? हाँ, अब इनाम सुनकर लगता है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ इसका मतलब है एक जानी पहचानी भावनात्मक तसल्ली, भले ही वो नकारात्मक क्यों ना हो। अच्छा। जैसे खुद को सही साबित करने का सुकून, या सहानुभूति हासिल करने का एहसास, या अपनी गलती का ठीकरा किसी और पर फोड़ देने की राहत। यही वो इनाम है जो इस व्यवहार को मजबूत करता है और हमसे बार बार दोहराने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कंफर्ट जोन है। भले वो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, पर वो जाना पहचाना लगता है, इसलिए हम उसी में फंसे रहते हैं। चलिए अब कुछ असल खेलों की बात करते हैं। वो कौन से आम खेल हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं? सबसे क्लासिक खेलों में से एक है व्हाई डोंट यू यस बट। अरे हाँ, यानी तुम ऐसा क्यों नहीं करते, हाँ लेकिन। ये तो बहुत ही आम है। कोई आपसे सलाह मांगेगा, आप 10 समाधान देंगे और हर समाधान के जवाब में वो कहेंगे हाँ लेकिन इसमें ये दिक्कत है, या हाँ लेकिन वो काम नहीं करेगा क्योंकि।
और अंत में आप थक कर हार मान लेते हैं। बिल्कुल। यहाँ विश्लेषण करने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति का असली मकसद समाधान खोजना ही नहीं है ही नहीं। नहीं, अवचेतन रूप से वो ये साबित करना चाहता है कि उसकी समस्या इतनी बड़ी और अनोखी है कि दुनिया में उसका कोई हल ही नहीं है। हाँ, इसका भावनात्मक इनाम क्या है? पहला, सारा ध्यान उस पर बना रहता है। दूसरा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसने तो साबित कर दिया कि कुछ हो ही नहीं सकता। सही है। वो अपनी लाचारी को सही ठहरा पाता है। असल में वो मदद नहीं बल्कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए आपको खेल में खींच रहा है। ये हाँ लेकिन वाला खेल तो बहुत ही पैसिव अग्रेसिव लगता है। लेकिन कुछ खेल तो इससे भी ज्यादा सीधे और टकराव वाले होते हैं, जैसे वो क्लासिक बहाना, देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। हाँ, मुझे याद है मेरे एक पुराने सहकर्मी थे। जब भी कोई प्रोजेक्ट गलत होता, वो हमेशा कहते हैं तुम्हारे बार बार पूछने से मेरा ध्यान भटक गया। अब समझ आ रहा है कि वो ये खेल खेल रहे थे। हाँ, ये बहुत आम खेल है और बहुत बहुत नुकसानदायक भी। इसे हम अगर बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं है। तो फिर क्या है? इस खेल को खेलने वाला व्यक्ति अपनी गलती मानने से तो बच जाता है, लेकिन इसकी असली कीमत रिश्ते चुकाते हैं। जब आप किसी पर लगातार दोष मढ़ते हैं तो वो इंसान धीरे धीरे आपसे भावनात्मक रूप से दूर होने लगता है। अच्छा। भरोसे की जगह डर ले लेता है। सामने वाला हर वक्त डरा सहमा रहता है कि पता नहीं कब किस बात का इल्जाम उस पर आ जाए। तो इनाम में मिली वो क्षणिक राहत लंबे समय में भरोसे को खत्म कर देती है। ये बात सोचने वाली है। एक और खेल है जो बहुत ही सटल यानी सूक्ष्म है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ओहो, हाँ। ये सुनने में तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर जिसे ये कहा जाता है उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब और घुटन महसूस होती है। और घुटन महसूस होना लाजमी है क्योंकि मदद के इस नकाब के पीछे अक्सर प्रभुत्व मतलब डोमिनेंस का खेल छिपा होता है। हाँ, यहाँ मदद करने वाला व्यक्ति असल में ये दिखा रहा होता है कि देखो मैं कितना समझदार और काबिल हूँ और तुम कितने नासमझ या लाचार हो। वो आपको अपने एहसान के बोझ तले दबा देता है। इससे एक शक्ति का असंतुलन पैदा होता है। और अगर आप उनकी मदद लेने से मना कर दें तो फिर वो खुद बेचारे बन जाते हैं। ठीक पकड़ा। तब वो दूसरा खेल शुरू कर देते हैं। देखो मैं तो बस भलाई कर रहा था और मुझे ही गलत समझा गया। हाँ हाँ। इससे उन्हें नैतिक रूप से श्रेष्ठ महसूस करने का इनाम मिलता है। ये एक बहुत ही चालाकी भरा खेल है जिसमें मदद करने वाला हमेशा जीतता है। इन सब खेलों को सुनकर मुझे एक और खेल याद आ रहा है, बेचारा मैं, पुओमी, या जिसे शहीद कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति हमेशा दुखी या पीड़ित ही नजर आता है ताकि उसे दूसरों से हमदर्दी मिल सके। हर बातचीत में वो अपनी परेशानियों का जिक्र करते हैं। हाँ, और इसका इनाम है दूसरों से मिलने वाला ध्यान और सहानुभूति। सही। ये सभी खेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबका मकसद एक ही है, सीधी और सच्ची बातचीत से बचना और अपने जाने पहचाने भावनात्मक इनाम को हासिल करना। ठीक है, हमने इन खेलों को समझा और ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा निराशाजनक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इन खेलों में फंसा हुआ महसूस करे, चाहे वो खुद खेल रहा हो या किसी और के खेल का शिकार हो, तो वो इस चक्कर से बाहर कैसे निकले? क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल, और रास्ता वहीं से निकलता है जहां से हमने शुरू किया था, एडल्ट ईगो स्टेट से। एडल्ट स्टेट से। हाँ, बर्न का मुख्य संदेश यही है, खेल तभी रुकते हैं जब आप खेलना बंद कर देते हैं। जब आपको लगे कि कोई आपको किसी खेल में खींच रहा है, तो भावनाओं में बहकर पेरेंट या चाइल्ड मोड में जाने के बजाय एडल्ट मोड में रहकर तार्किक प्रतिक्रिया दें। ये कहने में तो आसान लगता है, पर असल में कैसे करें? इसके लिए कुछ व्यवहारिक कदम है। पहला, स्थिति को भावनात्मक रूप से न देखें, तार्किक रूप से देखें। खुद से पूछें, यहाँ असल में क्या हो रहा है? सामने वाला व्यक्ति इस बातचीत से कौन सा भावनात्मक इनाम चाहता है? अच्छा। जैसे ही आप खेल को पहचान लेते हैं, उसका आधा असर खत्म हो जाता है। ओके। दूसरा, स्पष्ट और सीधी बातचीत करें। खेल घुमावदार और छिपी हुई बातों पर पनपते हैं। जब आप सीधे मुद्दे की बात करते हैं तो खेल के लिए कोई जगह नहीं बचती। और अगर सामने वाला फिर भी ना माने, जैसे वो हाँ लेकिन वाला दोस्त, तब तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम आता है, अपनी सीमाएं तय करें।
सेट बाउंड्रीज। सीमाएं तय करें। जी, अगर कोई बार बार आपको व्हाई डोंट यू यस बट खेल में खींचता है तो आप 10 सुझाव देने के बाद कह सकते हैं, मैंने कुछ रास्ते सुझाए हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने लिए कोई सही समाधान ढूंढ लोगे। और फिर उस बातचीत से हट जाओ। मतलब आप खेलने से मना कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उनके ड्रामा का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बहुत शक्तिशाली बात है। दूसरों के खेलों को पहचानना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब व्यक्ति अपने खुद के खेलों को पहचानना शुरू करता है ना? आत्म जागरूकता ही कुंजी है। ये स्वीकार करना कि शायद मैं भी ध्यान आकर्षित करने के लिए या जिम्मेदारी से बचने के लिए कोई खेल खेल रहा हूं, यही बदलाव का पहला कदम है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम खुद खेलना बंद कर सकते हैं। जब हम अपने पैटर्न को समझते हैं और अडल्ट मोड में रहकर जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी मजबूर हो जाते हैं अपना तरीका बदलने के लिए। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए, गेम्स पीपल प्ले सिर्फ मनोविज्ञान की एक पुरानी किताब नहीं है। ये हमारे मानवीय रिश्तों का एक तरह का एक्सरे है। ये हमें दिखाती है कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। हाँ, इन खेलों को समझने से न सिर्फ हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, बल्कि टकराव कम हो सकते हैं और हम भावनात्मक रूप से ज्यादा परिपक्व बन सकते हैं। बिल्कुल। ये हमें अडल्ट अवस्था में रहकर जिम्मेदार और जागरूक जीवन जीने के लिए एक नक्शा देती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। खुद के और दूसरों के खेलों को पहचानना शक्तिशाली है, लेकिन तब क्या होता है जब एक पूरा समूह, जैसे एक परिवार या ऑफिस की टीम, एक ही खास खेल खेलने के इर्द गिर्द बना हो? उस पैटर्न को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, जो एक तरह का अलिखित नियम बन चुका हो?